तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग, और ये रोलिंग सीरीज का सबसे पहला लेक्चर है। एंड द नेम ऑफ द लेक्चर इज बेसिकली बेसिक्स ऑफ रोलिंग। तो इससे पहले मैं आपको रोलिंग पढ़ाऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इसे सबसे पहले क्यों स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्राइंग। सबसे पहले रोलिंग क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका पहला रीजन तो ये है कि रोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोलिंग में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा वैरायटी क्वेश्चंस की भी रोलिंग में से ही पूछी जाती है। मतलब बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चंस की। और तीसरा, जो रोलिंग के जो मतलब कंसेप्ट्स हैं, मतलब वो कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कोई 9th-10th क्लास का स्टूडेंट सिंपल बेसिक 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री से साइन, टैन, टेंजेंट, कॉस वगैरह, पाइथागोरस थ्योरम लगा के रोलिंग के सारे फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। डिराइव, ठीक है। एक स्कूल का स्टूडेंट, स्कूल जाने वाला बच्चा रोलिंग के सभी फॉर्मूलों को खुद बिना किसी हेल्प के डिराइव कर सकता है, ठीक है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है, और पढ़ाना इसको इसलिए भी, मुझे आपको पढ़ाना रोलिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि हमारी क्लास के हर स्टूडेंट ने जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, रोलिंग ऑपरेशन देखा हुआ है अपनी जिंदगी के अंदर। हर किसी ने रोलिंग ऑपरेशन देख रखा है अपनी लाइफ में। क्यों? उसका रीजन है कि हम सभी ने गन्ने का जूस पी रखा है। तो वो जो गन्ने का जूस जो निकाल रही होती है, जो मशीन निकाल रही है, दैट इज बेसिकली द रोलिंग प्रोसेस। वो रोलिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोलिंग प्रोसेस वैसा होता है, वो रोलिंग प्रोसेस ही है। उसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो गन्ना है, जो शुगर केन है, हम उसकी रोलिंग कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हम सभी को मालूम है क्या हो रहा है वहां पर। देयर आर दो रोलर्स हैं, घूम रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ऊपर वाला सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नीचे वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो जो वो भैया है वो क्या करता है, गन्ना लेके वो उसको मतलब टच कराता है, ठीक है। तो जैसे ही वो शुगर केन उसे टच करता है, तो वो जो रोलर्स हैं वो उस गन्ने को अपने अंदर खींच लेते हैं। जो रोलर्स हैं वो उस शुगर केन को अपने अंदर खींच लेते हैं। और जो शुगर केन है उसका कुछ मतलब थिकनेस है, उसकी कुछ डायमीटर है उसका। अब जब वो रोलर्स के बीच में से निकलता है तो वो फ्लैट हो जाता है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। और यही हम चाहते हैं, यही हमारा डिजायर्ड आउटकम है रोलिंग प्रोसेस के अंदर। रोलिंग प्रोसेस में आपका डिजायर्ड आउटकम क्या रहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस जो है वो उसकी कम हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप शुगर केन की जब आप रोलिंग करते हो तो उसकी थिकनेस तो कम होती है, साथ के साथ जूस भी निकलता है, ठीक है, जिसे हम पीते हैं। पर जब आप मेटल की रोलिंग करते हो तो सिर्फ उसकी थिकनेस कम होती है, उसमें से कोई जूस नहीं निकलता। अगर निकलता होता तो मतलब जैसे लोगों में आयरन वगैरह की कमी हो जाती है, तो हम आयरन की रोलिंग करवा के शीट्स की जूस निकलता पी लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वही प्रोसेस है जो गन्ने की मशीन में हो रहा है, दैट इज रोलिंग प्रोसेस। आप उसके अंदर शीट को इंसर्ट करते हो रोलर्स के बीच में, शीट दूसरी तरफ से बाहर निकलती है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। अब द थिंग इज कि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, मेटल का क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, मेटल की जो क्वांटिटी है, जो मास है, वो उतना ही रहेगा। अगर हम ये मान के चले कि डेंसिटी उतनी ही है तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। अब उसकी अगर थिकनेस कम हो गई है तो क्या होगा, उसकी विड्थ या तो बढ़ेगी या फिर उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि मैं मतलब एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझ आएगा, ठीक है। सो दीज आर टू रोलर्स, ये दो रोलर्स हैं, ठीक है। यहां से हम शीट या जो हमारी प्लेट है, मेटल की जो प्लेट है, हम उसे इंसर्ट कर रहे हैं। दीज आर टू रोलर्स, ठीक है। दे आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला जो नीचे वाला रोलर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये जो रोलर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और इस प्लेट को जैसे ही हम इसे टच करवाते हैं इस प्लेट को अपने अंदर खींच लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस कर जाती है और एक ऐसी प्लेट बाहर निकलती है जिसकी थिकनेस जो है वो अब कम हो गई है। और उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस बेसिकली किसके बराबर है, जो आउटगोइंग प्लेट है उसकी थिकनेस बराबर है टू द गैप बिटवीन दीज टू रोलर्स। आप सही कह रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सही है। मतलब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर वो इलास्टिक रिकवरी, हाँ सही कह रहे हो कि वो जितना गैप होता है निकलते निकलते थोड़ा सा जो इलास्टिक रिकवरी है वापस हो जाती है, ठीक है।
यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली पहले थिकनेस इतनी थी, अब कम हो गई है। पहले सपोज कीजिए थिकनेस थी T1, अब थिकनेस कम हो गई है, नाउ थिकनेस इज T2। तो रिडक्शन कितना हो गया? रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन डेल्टा, हम उसको नाम दे रहे हैं डेल्टा। तो रिडक्शन कितना हो गया? इट इज T1 माइनस T2। रिडक्शन कितना हो गया? इट इज इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। ठीक है, तो ये हमें रिडक्शन मिल गया है इन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। यहां तक समझ आया? तो मतलब ये रोलिंग पढ़ाना भाई सबसे आसान है यार। एक तो इसके अंदर कोई हाई फाई फॉर्मूला नहीं लग रहा, सारे फॉर्मूले हम अभी क्लास में डिराइव कर लेंगे, और ये वो फॉर्मूले जो कोई भी 9th या 10th क्लास का स्टूडेंट बड़े आराम से बिना किसी की हेल्प के बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, और इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब जो आप अगला एग्जाम देने जा रहे हो, अगर उसमें मेटल फॉर्मिंग पूछा जाएगा, देयर इज अ हैवी पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन रोलिंग में से आएगा, बहुत ज्यादा चांस है। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी कुछ विड्थ है, जैसे ये जो उसकी थिकनेस है दैट इज T1, उसकी कुछ विड्थ भी है एंड दैट इज W1। जो प्लेट बाहर निकल रही है, जैसे रोलर जो है, ठीक है, जो प्लेट ये बाहर निकल रही है, ठीक है, जो प्लेट यहां पर ये बाहर निकल रही है, उसकी थिकनेस कितनी है? उसकी थिकनेस है W2। ठीक है, और अंदर जो प्लेट जा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है? V1। बाहर जो प्लेट निकल रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है? V2। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, इधर पीछे थिकनेस यहाँ पे काफी कम दिखा रखी है, उधर काफी ज्यादा दिखा रखी है। ठीक है, ये चीज, ये दिस इज W1, ये चीज समझ आ रहा है? तो ये प्लेट अंदर जा रही है, यहां से ये बाहर निकल रही है। अंदर वाली जो स्टेट है उसे मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं, जो एग्जिट स्टेट है मैं उसे 2 से डिनोट कर रहा हूं। अंदर जा रही है प्लेट, जो उसकी थिकनेस है T1, उसकी चौड़ाई है W1, उसकी वेलोसिटी है V1। जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी वेलोसिटी है V2, उसकी विड्थ है W2, और उसकी थिकनेस क्या है? T2। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया अभी कि वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता मेटल की। ठीक है, तो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम अंदर जा रहा है इज जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। अब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है? दैट इज बेसिकली V1 वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट। अब प्लेट का क्रॉस सेक्शन कितना है? इट इज T1 मल्टीप्लाइड बाय W1। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है। वॉल्यूम बाहर कितना निकल रहा है? दैट इज V2 वेलोसिटी, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय T2 मल्टीप्लाइड बाय W2। ये T2 मल्टीप्लाइड बाय W2 ये क्या है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ जो प्लेट का एग्जिट हो रहा है वहां पर क्या क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है इज इक्वल टू वॉल्यूम जो बाहर जा रहा है। दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन। समझ आ रहे हैं यहां तक? अब सच्चाई ये है कि जब हम प्लेट की रोलिंग करते हैं तो इस तरह से की जाती है कि जो जनरली कह रहा हूं, बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से होगा काम। जनरली जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी जो चौड़ाई है, जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी चौड़ाई, दोनों की जो विड्थ है वो सेम रहती है। फर्क पड़ता है लेंथ के अंदर, मतलब जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी थिकनेस ज्यादा है, उसकी लेंथ कम है, पर जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी थिकनेस कम है पर लेंथ ज्यादा है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? तो मैंने क्या एजम्पशन क्या ले रहे हैं हम, और जनरली ऐसा ही होता है कि जो विड्थ है प्लेट की वो चेंज नहीं होती जनरली रोलिंग ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, तो W1 इज इक्वल टू W2। अंदर जो विड्थ जा रही है प्लेट की, जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी, दोनों की विड्थ सेम है। ठीक है, तो W1 और W2 बराबर है, ये कट जाएगा, तो रिलेशन क्या निकलता है? रिलेशन निकलता है V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। V2 T2। ठीक है, V1 क्या है? अंदर जो प्लेट जा रही है उसकी वेलोसिटी, और V2 क्या है? जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी वेलोसिटी। T1 जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी इनिशियल थिकनेस, T2 जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी एग्जिट पे उसकी थिकनेस। समझ आ रहा है? अब इसके अंदर क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, कि जो आपको एक इनलेट वेलोसिटी प्लेट की दे रखी है, एग्जिट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, या फिर एग्जिट वेलोसिटी दे रखी है, आपको इनलेट वेलोसिटी निकालनी है, तो वो जो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस फॉर्मूले से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है भाई? तुम्हारे ना, मैं तुमसे वादा करता हूं मेटल फॉर्मिंग के एक एक क्वेश्चन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं निकलवा के दूंगा, मैं तुम्हें पूरे मेटल फॉर्मिंग के सभी न्यूमेरिकल्स का एक्सपर्ट बना दूंगा। द ओनली कंडीशन इज कि सारे वीडियोस देख लेना। ठीक है, पूरी सीरीज है देख लेना, उसके बाद ऑफ कोर्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, चाहे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगा लेना।
मैं तुम्हें A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा, मतलब मेरी वेबसाइट पे मेटल फॉर्मिंग का मैं कोर्स बना के डाल दूंगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। मैं उसका कोई चार्ज नहीं करूंगा, कुछ भी मैं उसको चार्ज नहीं करूंगा। कोई भी स्टूडेंट उसको मतलब ओपन करके देख सकता है सारी वीडियोस को, सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और A to Z जितने न्यूमेरिकल्स आज तक आए मैं सबके सॉल्यूशंस डाल दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट से बता देना, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दिक्कत आएगी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। यहां तक समझ आ गए, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए, इससे आप वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने अभी बताया कैसा आता है, इनलेट वेलोसिटी दे रखी है, एग्जिट निकालनी है, या एग्जिट दे रखी है, इनलेट निकालनी है। थिकनेस आपको बता रखा होता है क्वेश्चन में कि अंदर जो प्लेट जा रही है उसकी इतनी थिकनेस है, जो बाहर निकल रही है उसकी इतनी थिकनेस है, तो उससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और भी है, क्या एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग भी क्या इसमें साफ नजर ही आ रहा है कि अंदर जो प्लेट जा रही है उसकी थिकनेस ज्यादा है, बाहर जो प्लेट निकल रही है उसकी थिकनेस कम है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, रोलिंग ऑपरेशन में होता ही यही है कि T1 जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी थिकनेस ज्यादा है, बाहर जो प्लेट निकल रही है उसकी थिकनेस कम है, ठीक है। तो ऐसे में ऑब्वियसली नजर आ रहा है इस फॉर्मूले की वजह से क्या, कि जो इनलेट वेलोसिटी है वो कम होगी, एग्जिट वेलोसिटी ज्यादा होगी। फॉर्मूले में नजर आ रहा है T1 छोटा है, सॉरी T1 बड़ा है, T2 छोटा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि V1 बड़ा है और T1 बड़ा है, ठीक है। तो V1 जो है वो छोटा है और V2 बड़ा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इनलेट वेलोसिटी, अंदर जो प्लेट जा रही है वो धीरे धीरे जा रही है, बाहर जो प्लेट निकल रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। यहां तक समझ आ रहा है आपको, क्लियर है? तो ऑब्वियस सी चीज है, इस फॉर्मूले में क्लियरली ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां पर जब आप यहां तक पहुंच गए तो आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, दैट इज सरफेस वेलोसिटी ऑफ द रोलर, ठीक है। भाई ये प्लेट अंदर जा रही है, स्लो जा रही है, बाहर निकल रही है, तेज निकल रही है, ठीक है। पर ये जो इस प्लेट को खींच कौन रहा है, इस प्लेट को बाहर कौन निकाल रहा है, ये रोलर, ये दोनों रोलर्स, ठीक है। ये वाला रोलर जो है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रोलर्स इस प्लेट को खींच रहे हैं। तो सच्चाई है कि ये जो रोलर्स हैं इनकी जो सरफेस की वेलोसिटी है, इनकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी। प्लेट की वेलोसिटी हर क्रॉस सेक्शन पे अलग है। सपोज कीजिए रैंडमली, वैसे ही वैल्यूज माइंड से कोट कर रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितनी है 20, ठीक है। अब ये इसकी थिकनेस कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और इस क्रॉस सेक्शन पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, सपोज कीजिए 30, ठीक है। यहां पे थी 20, बढ़ते 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 हर क्रॉस सेक्शन पे जैसे से प्लेट आगे जा रही है क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, थिकनेस कम हो रही है, ये T थिकनेस कम हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहां पे 20 थी, बढ़ते बढ़ते यहां पर 30 हो गई। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम कर कौन रहा है, ये काम सारा कर रहा है रोलर, ठीक है। तो सपोज कि रोलर की एक्चुअल में जो आप देखते हो, तो रोलर की वेलोसिटी क्या है, रोलर की वेलोसिटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, इन दोनों ये 20 और 30 के बीच में लाई करती है, बीच में। सपोज कीजिए, सपोज से रोलर की वेलोसिटी है, स्पीड है, सरफेस की स्पीड है 26 मीटर्स पर सेकेंड। 26 मैंने जान के मैंने 25 नहीं लिया, जान के, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि जो रोलर की वेलोसिटी वो इन दोनों का एवरेज होना होगा। बिल्कुल इन दोनों का एवरेज निकाल दो। हालांकि कभी हमें जरूरत पड़े न्यूमेरिकल के अंदर हम एवरेज ले लेंगे, अगर जरूरत पड़ी कभी, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो कि आपको रोलर के सरफेस की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, और आपके पास है नहीं, तो आप मतलब एज्यूम कर सकते हो इनलेट और एग्जिट वेलोसिटी का मीन, मतलब यहां पर 20 प्लस 30 50 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 25, तो हम ये मान सकते हैं कि रोलर के सरफेस की वेलोसिटी कितनी 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है। द थिंग इज कि इन दोनों के बीच में लाई करेगी, बीच में कहीं पे लाई करेगी। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि V1 सबसे कम है, इनलेट पे वेलोसिटी सबसे कम है, एग्जिट पे सबसे ज्यादा है, और इन दोनों की वेलोसिटीज के बीच में लाई करती है हमारे रोलर के सरफेस की वेलोसिटी, ठीक है। तो V1 सबसे कम है, V2 सबसे ज्यादा है, और इनके बीच में कहीं लाई कर रही है हमारे रोलर के सरफेस की स्पीड, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। समझ आ रहा है आपको यहां तक, समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक है। तो इनलेट की वेलोसिटी सबसे कम, एग्जिट की सबसे ज्यादा, ठीक है, और रोलर की वेलोसिटी इनके बीच में कहीं पर लाई करेगी ये।
अब जब यहां तक पहुंच गए तो एक पॉइंट और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन। ये बेसिकली न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने आपको कहा कि ये इस क्रॉस सेक्शन की जो स्पीड है वो 20 है और इस क्रॉस सेक्शन की जो स्पीड है वो 30 है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि रोलर, जो रोलर है, रोलर उसके सरफेस की जो स्पीड है दैट इज से 26 मीटर्स पर सेकंड, 26, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस क्रॉस सेक्शन की है 20, सपोज करिए इसकी है 21, इस क्रॉस सेक्शन की है 22, इसकी है 23, फिर इसकी है 24, इसकी है 25, इस क्रॉस सेक्शन की क्या है, इस क्रॉस सेक्शन की, इस क्रॉस सेक्शन की ये कितनी है, इट इज 26, ठीक है, 26। तो ये क्रॉस सेक्शन बड़ा खास है, बहुत खास है ये, क्यों? क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे प्लेट की जो वेलोसिटी है और जो रोलर की वेलोसिटी है वो बराबर है। इस क्रॉस सेक्शन पे जो प्लेट की जो वेलोसिटी और जो रोलर की वेलोसिटी है वो बराबर है, वो इक्वल है। और ये जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है दैट्स व्हाट इज नोन एज न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन। समझ आ रही है ये चीज, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो वो क्रॉस सेक्शन जहां पर रोलर की वेलोसिटी और प्लेट की वेलोसिटी दोनों की स्पीड जो है वो बराबर हो जाती है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन। ये भी बड़ा खास है, इसकी भी बड़ी खास बात है, ठीक है। क्यों ये मतलब इतना उससे क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करता है और वो डिसाइड करता है जोन्स, जोन्स, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया था तो मतलब मैंने थोड़ा मिटा के दोबारा कर दिया। तो मैंने अभी भी कहा कि ये इस क्रॉस सेक्शन की 20 है, इसकी 30 है, और बीच में एक क्रॉस सेक्शन है जिसकी स्पीड है 26 और रोलर के सरफेस की भी स्पीड है 26। तो ये क्रॉस सेक्शन पे प्लेट की और रोलर की स्पीड दोनों की बराबर है एंड दिस क्रॉस सेक्शन इज न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन, न्यूट्रल, ठीक है। अब इसकी ये मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जोन डिसाइड करता है, जोन। एक्चुअली यहां पर इस इमेज में अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो दो तरह के जोन्स पैदा हो गए हैं यहां पर। एक को बोलते हैं लैगिंग जोन और एक होता है लीडिंग जोन, ठीक है। अब ये लैगिंग जोन, लैगिंग, लैगिंग मतलब पीछे रह जाना, ठीक है। ये लैगिंग जोन कौन सा जोन है, ये वाला, ये। इसकी खास बात क्या है कि यहां पर जो प्लेट है, प्लेट वो रोलर से स्लो चल रही है, स्लो चल रही है। रोलर की जो स्पीड है वो है 26 मीटर्स पर सेकेंड। सिर्फ जब भी मैं बोल रहा हूं ना रोलर की स्पीड, यानी कि मैं रोलर के सरफेस की स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है। रोलर के सरफेस की स्पीड कितनी, 26 मीटर्स पर सेकेंड, पर हमारी जो प्लेट है उसकी स्पीड कम है। इस जोन में उसकी स्पीड 20 और 26 के बीच में लाई कर रही है, तो वो पीछे लैग कर रही है, लैग। तो सो दैट्स व्हाई ये जो पहले वाला जो जोन है दैट इज व्हाट इज नोन एज लैगिंग, लैगिंग जोन। ये जो पहले वाला जोन है ये क्या है, दिस इज व्हाट इज नोन एज लैगिंग जोन, ठीक है। पर ये न्यूट्रल, जो हमारा न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो बाद वाला जोन है, बाद वाला, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, जो प्लेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रोलर। रोलर स्लो चल रहा है, रोलर तो खैर अपनी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, दैट इज 26। जो प्लेट है उसकी स्पीड 26 से ज्यादा है, तो प्लेट जो है वो आगे चल रही है, ठीक है, वो लीड कर रही है। सो दैट्स व्हाई दिस जोन इज व्हाट इज नोन एज लीडिंग जोन। इसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग, लीड करना, LEAD, लीडिंग जोन, ठीक है। यहां पे क्या था, लैग, LAGGING, लैगिंग जोन। समझ आ रहा है? तो आपको पता चल गया है कि बेसिकली क्या है कि प्लेट अंदर जा रही है स्लो, बाहर निकल रही है फास्ट, ठीक है। बीच में एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जहां पर रोलर की और प्लेट की वेलोसिटी सेम है, दैट्स न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन। उससे पहले क्या हो रहा है, प्लेट धीरे चल रही है, दैट्स कॉल्ड लैगिंग जोन। न्यूट्रल क्रॉस सेक्शन के बाद क्या हो रहा है, प्लेट तेज चल रही है, सो दैट्स लीडिंग जोन। यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पता है क्या, अब दो सरफेसेस है, ये देख रहे हो, दो सरफेसेस साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चल रहे हैं। पर जब एक सरफेस तेज चल रहा है और एक, चल दोनों रहे हैं, पर एक धीरे चल रहा है और एक तेज चल रहा है, तो क्या होगा, स्लिप। तो क्या होगा, स्लिप। दोनों की स्पीड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों आगे जा रहे हैं, पर एक स्लो जा रहा है, दूसरा तेज जा रहा है, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज स्लिप। इसे क्या बोलते हैं, स्लिप, ठीक है। तो अब ये आगे लैगिंग जोन में क्या है, लैगिंग जोन के अंदर क्या है कि जो रोलर है वो आगे की तरफ जा रहा है तेजी से, प्लेट पीछे रह जाती है, पीछे रह जाती है, सो दैट्स कॉल्ड बैकवर्ड स्लिप, ठीक है।
और लीडिंग जोन में जिसमें प्लेट आगे चल रही है, लीड कर रही है, ठीक है, और रोलर पीछे रह जाता है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज फॉरवर्ड स्लिप, ठीक है। रोलर तो अपनी कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, ठीक है, उससे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। जो प्लेट है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है, किसी में वो पीछे रह जाती है, बैक पे रह जाती है, सो वो बैकवर्ड स्लिप कर रही है, किसी हिस्से में वो आगे चल रही है, सो दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिप, ठीक है। फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं उसके, एक बार लिखा दूंगा, आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। उनके फॉर्मूले क्या है? जो बैकवर्ड स्लिप है, बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड स्लिप, उसका फॉर्मूला क्या है? अब ये जो बैकवर्ड स्लिप वाला जो लैगिंग जोन है, पीछे रह गई है प्लेट, इसमें रोलर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, प्लेट की वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रोलर माइनस इनलेट वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रोलर। याद रखना, रोलर की वेलोसिटी ज्यादा है, इनलेट वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये, दिस इज व्हाट इज नोन एज बैकवर्ड स्लिप। फॉरवर्ड स्लिप में क्या है? रोलर की वेलोसिटी कम है, मतलब रोलर की तो वेलोसिटी उतनी रहती है, प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा है, वहां पर क्या है? v2, एग्जिट वेलोसिटी कितनी है? v2, वो ज्यादा है, ठीक है। सो फॉरवर्ड स्लिप, इसका फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस vr डिवाइडेड बाय v2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज फॉरवर्ड स्लिप। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, एंड इज एक्सट्रीमली सिंपल भाई। तुम्हारे मेटल फॉर्मिंग के एक एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है। रोलिंग का क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, एक्चुअल एग्जाम में आएगा, किसी स्टूडेंट को दे देना 9th 10th, थोड़े से बेसिक उसे मालूम है, बड़े आराम से निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ आ गए, ठीक है। ये ना एक्चुअली क्या है कि मतलब कोई टॉपिक रह ना जाए, लंबा लेक्चर है, ठीक है, तो एक आधा कई बार पॉइंट कोई छूट ना जाए, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ना नोट कर लेता हूँ कि कोई टॉपिक, बेसिकली टॉपिक्स के नाम है जो मुझे तुम्हें पढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे जैसे पेपर में पर्ची नहीं लेके जाते, मेरी पर्चियाँ हैं, ठीक है ना। समझ आ गए, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम, लैगिंग, फॉरवर्ड सब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ये जो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, गेट में नहीं आती, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है काफी ज्यादा, ठीक है। अब मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ एज इट इज गेट एग्जाम में आएंगी, एज इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं एंगल ऑफ बाइट, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी। अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ बाइट। मतलब प्रिपरेशन काफी इजी हो जाती है अगर आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या है। मतलब मुझे मालूम है जनरली ऐसी जो दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को मेटल फॉर्मिंग में आती हैं, मेटल फॉर्मिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कन्वेक्शन के अंदर। कन्वेक्शन, आई एम प्राउड टू से कि मैंने कन्वेक्शन का यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो डाला था, सिर्फ 1 घंटे का वीडियो है, शायद वो आप उसे देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो से, 1 घंटे की वीडियो से, कन्वेक्शन के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कह रहा हूँ, 75 to 80% भी सेफ साइड रख के कह रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बचे हैं, जो 25% क्वेश्चन जो रह गए हैं, उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा था। कन्वेक्शन का फ्री कोर्स मैंने बनाया था। मेरी एक खुद की, मेरे सेंटर की एक पॉलिसी है, जो चीज मुश्किल है, जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है और जो बाकी फैकल्टीज भी नहीं पढ़ा सकती, वो चीज मैं एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो आसान चीज है उसे पढ़ाने का हम चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भी अपने एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन का, गायरोस्कोप का मैंने एक लेक्चर बनाया था, दैट वाज अ हिट रियली। थ्योरीज ऑफ फेलियर के मैंने लेक्चर्स डाले थे, मतलब दे वर एन एब्सोल्यूट हिट। मतलब थ्योरीज ऑफ फेलियर जनरली टीचर्स को भी नहीं पता होता कि क्या चीज़ है, पर अगर आप थ्योरीज ऑफ फेलियर के वो लेक्चर को देखो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर एक्चुअल में है क्या चीज़। बच्चे फॉर्मूले रटते रहते हैं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वो सारा मतलब मेरे एक लेक्चर था मर्चेंट सर्कल के ऊपर, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मर्चेंट सर्कल के फॉर्मूले जनरली स्टूडेंट्स याद नहीं कर सकते, उन्हें दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो लेक्चर आप देख लो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में विद इन सेकेंड्स आप उन फॉर्मूलों को डिराइव करते हो, डिराइव विद इन सेकेंड्स, ठीक है, सिर्फ एक लेक्चर देख के। तो आइए अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या एंगल ऑफ बाइट के बारे में। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भाई, ये चीज एग्जाम में आएगी, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल।
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये बेसिकली क्या चीज है, क्या कि जैसे ये रोलर है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया रोलर, ठीक है। तो हमारे पास ये एक दो रोलर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे प्लेट आ रही है, ठीक है। इनका ये थिकनेस इनकी कम हो रही है, ये इस तरह से, ये चीज ये समझ है, रोलिंग ऑपरेशन है जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है जैसे इनकमिंग थिकनेस आपको प्लेट की दे रखी है, आउटगोइंग थिकनेस आपको दे रखी है, ठीक है, कि अंदर जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी थिकनेस कितनी है, जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी थिकनेस कितनी है। तो अगर आपको इनकमिंग थिकनेस और आउटगोइंग थिकनेस अगर आपको दे रखी हो तो आप रिडक्शन निकाल सकते हो कि थिकनेस का रिडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन अंदर जो जा रही है अगर उसकी थिकनेस है T1 और जो बाहर निकल रही है अगर उसकी थिकनेस है T2, तो रिडक्शन क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ये एक बट ऑब्वियस सी चीज है, इसमें मुझे मालूम है किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर जा रही है प्लेट, उसकी थिकनेस है T1, बाहर जो निकल रही है उसकी थिकनेस है T2, तो रिडक्शन कितना आ गया, T1 माइनस T2, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप डायग्राम को अगर आप गौर करें, वो एक सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। अगर आप यहां से बीच में एक एक्सिस अगर आप ड्रॉ कर दें, अगर आप बीच में एक एक्सिस ड्रॉ कर दें, तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब इस एक्सिस के दोनों तरफ इमेज जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर पहले थिकनेस इतनी थी, बाद में कम हो गई है, ठीक है। तो ऊपर रिडक्शन, यहां पर आपको रिडक्शन, इधर ये जो रिडक्शन मिल रहा है ऊपर कितना मिलेगा, इसका हाफ डेल्टा बाय 2, ठीक है, डेल्टा बाय 2। और नीचे भी, यहां पर भी ये रिडक्शन कितना मिलेगा, डेल्टा बाय 2। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है ना। तो यहां पर थिकनेस आ रही थी T1, बाहर निकल रही है T2, रिडक्शन कितना मिल रहा है, डेल्टा, वो है T1 माइनस T2, ठीक है। अब क्या चीज है, दो रोलर्स हैं, ऊपर वाला रोलर भी थिकनेस को कम कर रहा है, नीचे वाला भी कम कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाले रोलर का कितना कंट्रीब्यूशन है थिकनेस को कम करने में, थीटा बाय डेल्टा बाय 2, ठीक है। नीचे वाला भी कितना कम कर रहा है, यहां से ये मटेरियल को कम करके यहां तक ले आया, दिस इज आल्सो डेल्टा बाय 2, दिस इज आल्सो डेल्टा बाय 2। टोटल रिडक्शन कितना हो जाएगा, दोनों का सम, दैट इज डेल्टा। समझ आ गए, ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ बाइट। पहले आपको ये पता, इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ बाइट है क्या, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, ये रोलर का ये सेंटर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो रोलर है वो कांटेक्ट कहां पे बना रहा है, रोलर कांटेक्ट यहां पे बना रहा है, इधर, ये चीज इधर, ये रोलर कांटेक्ट यहां बना रहा है। अभी जस्ट इससे अगला पॉइंट क्या है, हम ये लेंथ ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे कितनी है, हम ये लेंथ ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे जस्ट अगले पॉइंट के अंदर, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं इसको मैं थीटा बुला रहा हूं, थीटा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये दिस एंगल इज थीटा। समझ आ गया ना तुम्हें, ठीक है। ये जो प्लेट थी ये रोलर को कहां टच कर रही है, यहां से लेकर यहां तक, इधर, यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो आर्क है, आर्क, ये जो आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर एंगल ऑफ बाइट। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। एक तो ना राजी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, क्या कि यहां पर ना आपको रिडक्शन डेल्टा काफी ज्यादा दिखाया गया कि प्लेट की थिकनेस इतनी थी और रोलर से निकलते ही इतनी होगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो रिडक्शन है, रिडक्शन डेल्टा की जो वैल्यू है, ये जो रिडक्शन है, ये रोलर्स के रेडियस के कंपैरिजन में, रोलर के रेडियस के कंपैरिजन में ये रिडक्शन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। मतलब जो रिडक्शन है, ठीक है, ये बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं रोलर बड़े बड़े बना दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कहां, ठीक है। या फिर अगर मैं प्लेट की थिकनेस अगर कम दिखा दूं, ठीक है, तो आपको डायग्राम समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आपको मतलब इस तरह से दिखा रखा है, मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है
आपके दिमाग में इस डायग्राम को देख के क्या आ रहा है कि ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है या ये जो एंगल ऑफ बाइट है इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। ना भाई ना, एक्चुअल में ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना आंसर इस तरह से निकल के आएंगे। 7 डिग्री, 10 डिग्री भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इसको रहने दो। समझ आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू इतनी कम होती है। रिडक्शन जो है, रिडक्शन ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। रेडियस ऑफ रोलर ज्यादा होता है काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिडक्शन जो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम कभी भी एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि प्लेट जा रही है उसकी थिकनेस इतनी हो गई। अगर आप पूरी पिक्चर को देखो, रोलर्स वगैरह के अगर डायमेंशन देखो तो आप देखोगे कि मतलब वो जो आपको रिडक्शन मिल रहा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ रोलर। इतना खींच क्यों रहे हैं, इतना खींच इसलिए रहे क्योंकि ये चीज एज्यूम होगी। दिस इज रियली वेरी बिग assumption इन सॉल्विंग ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये एंगल निकालना है, और ये एंगल निकालना मतलब बच्चों का खेल है, कोई भी बड़े आराम से निकाल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, ये इस तरह का एक इमेज बना हुआ है, इस तरह का इमेज बना हुआ है लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर मैं नाम भी लिख देता हूं। सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, दिस इज C। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, अब ये जो BC है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि टोटल रिडक्शन डेल्टा है। ठीक है, दोनों रोलर्स थिकनेस कम कर रहे हैं। ये रोलर कितनी थिकनेस कम कर रहे हैं, डेल्टा बाय 2। ये वाला रोलर भी कितनी थिकनेस कम कर रहा है, डेल्टा बाय 2। ठीक है, तो ये जो BC है दिस इज डेल्टा बाय 2, ये ऑब्वियस है। ठीक है, अब ये OB ये पूरा रेडियस है ये रोलर का। ठीक है, तो OC कितना बचेगा, ये पूरा का पूरा, व्हाट इज दिस इज रेडियस ऑफ रोलर, तो ये OC कितना बचेगा, दैट इज R माइनस डेल्टा बाय 2। ये कितना बचेगा, R माइनस डेल्टा बाय 2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ये चीज। ठीक है, और ये OA ये क्या है, रेडियस ऑफ रोलर। ठीक है, ये क्या है, रेडियस ऑफ रोलर। समझ आ गया, तो OA दिस इज रेडियस ऑफ रोलर, OC ये है R माइनस डेल्टा बाय 2। ठीक है, R माइनस डेल्टा बाय 2, सही है यहां तक। ठीक है, तो इस हिसाब से AC ये एंगल कितना आ जाएगा, AC पाइथागोरस से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एंगल ही सॉरी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगाएंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये क्या आ गया, OA ये है रेडियस का स्क्वायर माइनस OC हमने अभी भी निकाले, ये है R माइनस डेल्टा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल लेंगे R स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, अब बाहर माइनस लगा हुआ है तो सारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया A स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, डेल्टा स्क्वायर बाय 4 माइनस 2AB, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2R डेल्टा बाय 2। ये चीज, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, R डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर बाय 4। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रिडक्शन है दैट इज नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल है। तो ये एक नेग्लिजिबल नंबर है, उसका स्क्वायर मतलब इट इज अगेन नेग्लिजिबल नंबर डिवाइडेड बाय 4 और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये जो टर्म है इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास AC, ये AC के स्क्वायर निकाला है हमने, AC का स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ R डेल्टा। ये चीज समझ आ गया। ठीक है, तो AC इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ R डेल्टा। ये चीज क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें बेसिकली जो हमारा मकसद था वो क्या निकालना था, हमें निकालना था ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ बाइट, ये एंगल थीटा कितना है। ठीक है, तो tan थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, ये होता है एंगल के सामने वाला हाइट डिवाइडेड बाय एंगल के साथ वाला बेस। ठीक है, अब ये हाइट कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ R डेल्टा डिवाइडेड बाय ये बेस कितना है, R
माइनस डेल्टा बाय 2। ये चीज, दिस इज द फॉर्मूला। समझ आ गया मेरे भाई? इसके क्वेश्चंस एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको निकालना होता है कि एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू कितनी है, और वो बेसिकली कितनी है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा डिवाइडेड बाय आर माइनस डेल्टा बाय 2। ये चीज समझ आ रहा है? दिस इज एन एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ आ रहा है यहां तक आपको? ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए। या जैसा कि मैंने आपको पीछे इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन भी किया था कि एंगल जो है, ये एंगल थीटा, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे कम या उसके आसपास। ठीक है, तो जब एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है तो आप जानते हो व्हेन एंगल अप्रोचेस 0, ठीक है, टेंजेंट थीटा इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। हम सभी जानते हैं ना, जब थीटा अप्रोचेस 0, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम है, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, tan थीटा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। समझ आ रहा है? हाँ जी, इसमें ध्यान क्या रखना है, हियर थीटा इज इन रेडियंस, रेडियंस में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर tan थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा डिवाइडेड बाय आर माइनस डेल्टा बाय 2। ये चीज समझ आ गया? ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो आंसर रेडियंस में आएगा। तो आप ध्यान रखना कि एग्जाम में क्या मांगा गया, मतलब डिग्री में मांगा गया है, रेडियंस में मांगा गया। रेडियंस में मांगा गया, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब भाई अजम्पशंस ले रहे हैं तो थोड़ी खुल के लेते हैं। ठीक है, अब क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि रेडियस के कंपैरिजन में जो रिडक्शन है वो नेग्लिजिबल है, और यहाँ पर हम रेडियस में माइनस करें रिडक्शन का हाफ। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा डिवाइडेड बाय आर। ऊपर है स्क्वायर रूट आर, नीचे है कंप्लीट आर, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर। ये चीज, ये इस फॉर्मूले का अभी थोड़ी देर बाद हम एक और डेरिवेशन के अंदर प्रयोग करेंगे, एक और डेरिवेशन के अंदर। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है भाई, ये जो फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको लिखवाए, आप देखना एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज्यादा। समझ आ रहा है? ये सारी चीजें और ये फॉर्मूले कोई एक तरीका नहीं है, आप बहुत सी तरह से निकाल सकते हो। तो वो है जो मतलब जनरली बुक्स में दे रखा है, मतलब मैं कैसे निकालता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है अपना r माइनस डेल्टा बाई 2। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं टेंजेंट की फॉर्म में जब मुझे निकालना हो तो मैं नहीं निकालता, मैं सीधा इसे रेडियस से डिवाइड करता हूँ। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास cos थीटा की। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू आ गई ना, थीटा क्या होता है, इट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स r माइनस डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय r। ये अब यहाँ पर आप r माइनस डेल्टा बाय 2 को r नहीं लिख सकते, आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, समझ आ रही है चीज आपको? तो मतलब मैं डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लेता हूँ। मैंने आपको ये फॉर्मूला निकलवाया ताकि आप जब बुक पढ़ो कोई भी, तो आपको कुछ ये ना लगे कि यार ये क्या हो गया। ठीक है ना, और ऊपर से ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला है, एंगल ऑफ बाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, दिस इज द रिडक्शन, डिवाइड बाय आर क्या है, रेडियस ऑफ रोलर। ये फॉर्मूला आगे भी इस्तेमाल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आगे कुछ बड़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस के अंदर जो एग्जाम में आएंगी। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो हमने ये निकाला हमारा हमने ये निकाला है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, या एंगल ऑफ बाइट। क्लियर? अब दूसरी चीज जो हमसे, ये तो थी पहली चीज जो पूछी जाती है गेट या बाकी एग्जाम्स के अंदर, जो चीज दूसरी पूछी जाती है दैट इज द आर्क ऑफ कांटेक्ट या लेंथ ऑफ कांटेक्ट। मतलब आपको ये लेंथ निकालनी होती है, ये वाली, ये चीज, यू हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ, ये वाली, ये लेंथ। ठीक है, ये ए से लेकर बी तक की ये लेंथ आपको निकालनी होती है। और ये हम कैसे निकालते हैं, ए बी, दिस आर्क, ये क्या है, आर्क। ठीक है, दिस आर्क लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए सी। ये ऑलमोस्ट बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, ए सी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, जब आप इस एंगल को ऑलमोस्ट 1 या 2 डिग्री लोगे तो ये ए बी और ए सी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ए सी की वैल्यू, इस ए सी की वैल्यू तो हमने अभी
पाइथागोरस से निकाली थी, ये लिखी भी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वो है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि जो प्लेट है वो इस रोलर को टच कर रही है, कॉन्टैक्ट में है, तो उस कॉन्टैक्ट की लेंथ कितनी है, वो कितनी है, वो लेंथ है स्क्वायर रूट आर डेल्टा। वो लेंथ कितनी है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा, ये चीज, ठीक है। आप इसे वैसे भी निकाल सकते हो जो हमने अभी भी निकाला है। ये एंगल थीटा है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है अभी, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर। इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है, यही निकाली है ना, ठीक है। अब ये आर की लेंथ क्या होती है, व्हाट इज दिस आर्क लेंथ, ये होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल, यही होता है ना आर थीटा, यही तो होती है आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये इस एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करो इस रेडियस से, ठीक है। ये आर है, ये आर है, स्क्वायर रूट आर है, ये आर है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, आर की लेंथ कितनी आएगी, स्क्वायर रूट आर डेल्टा, ये चीज तुम जितना सोच रहे हो ये उससे ज्यादा आसान तो है ही है, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आगे भी चाहिए होगा, ये चीज समझ आ गया, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या निकाल चुके हैं, हमने मतलब थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। और हमने निकाला है थीटा का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला, वो हमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा बाय आर, ठीक है। और हमने निकाला है लेंथ ऑफ आर्क एल, उसका फॉर्मूला हमने निकाला है आर डेल्टा, ये एक फॉर्मूला ये निकाला, एक फॉर्मूला हमने ये निकाला, ये सारा अब तक हमने, हमारी प्रोग्रेस है, ये सारा अब तक हमने सॉल्व किया, ठीक है भाई। रोलिंग का क्वेश्चन अगर आ गया ना, ठीक है, तो मतलब अगर 2 नंबर का आया तो तुम्हें 2 नंबर दे के जाएगा, ठीक है, मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और इतना ज्यादा सिंपल है सारा कुछ, इतना ज्यादा सिंपल है कि आपको देखते ही चीजें बड़े आराम से समझ आ जाएंगी। हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया, एंगल ऑफ बाइट निकाल लिया हमने, प्रोजेक्टेड लेंथ बोलते हैं इसको, या आर्क ऑफ कांटेक्ट है, लेंथ ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, वो भी हमने निकाल लिए। अब अगला है रोलिंग लोड या रोल सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है। क्या टर्म यूज किया मैंने, रोलिंग लोड या रोल सेपरेटिंग फोर्स। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज है, क्या कि ये हमारे पास ये 2 रोलर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेट आ रही है और ये उसको अंदर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन खींच रहे हैं, ठीक है, और ये प्लेट यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये जो रोलर्स हैं ये शाफ्ट पे माउंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, ये शाफ्ट पे माउंटेड है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि रोलर्स की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की, यहाँ पर रोलर्स के ऊपर जो प्लेट है, ठीक है, वो क्या इस तरह फोर्स लगा रही है रोलर के ऊपर कि भाई, इसको रोलर को बोल रहे कि भाई तू ऊपर चल, ठीक है, ऊपर, और इस रोलर को बोल रहे भाई तू नीचे चल, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ, ये सही कह रहा है नहीं, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जब प्लेट अंदर जा रही है, क्रश हो रही है, दब रही है, ठीक है, तो क्या है, ये रोलर ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, ये रोलर नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, जा नहीं पा रहे बिकॉज हमने इन्हें माउंट कर रखा है, ठीक है, पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये रोलर सेपरेट होना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस फोर्स जो लग रही, दैट इज कॉल्ड रोल सेपरेटिंग फोर्स, वो फोर्स जो इन रोलर्स को सेपरेट करना चाहती है, ठीक है। प्लेट इन रोलर्स के ऊपर ये फोर्स क्यों लगा रही है, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, यही था ना, ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। मतलब कोई भी फोर्स लग रही है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगेगा, ठीक है। अब ये प्लेट जो है ये रोलर्स के ऊपर फोर्स लगा रही है, क्यों, क्योंकि रोलर इस प्लेट के ऊपर फोर्स लगा रहे, इसे कंप्रेस कर रहे हैं, इसकी थिकनेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रोलर्स हैं ये इस प्लेट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, उसे दबा के कंप्रेस करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज रोलिंग फोर्स। तो मैग्नीट्यूड वही है, फोर्स F वही है, ठीक है, फोर्स F वही है, वो फोर्स अब रोलर्स पे हम देख रहे हैं कि रोलर्स पे लग रही है, रोलर्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है, सो दैट इज रोल सेपरेटिंग फोर्स वही है, वही फोर्स बेसिकली जो रोलर प्लेट के ऊपर लगा रहा है उसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी थिकनेस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज रोलिंग फोर्स या फिर रोलिंग लोड,
ठीक है, रोलिंग फोर्स या रोलिंग लोड। तो सपोज कीजिए मैं उसे P से दर्शा रहा हूं, मतलब सपोज कीजिए हम उसे यहां पर P से दर्शा रहे हैं, ठीक है, या P से नहीं लेते यार, चलो F से लूंगा तो थोड़ा आगे चल के दिक्कत आएगी हमें, ठीक है, रोलिंग ऐसे पूरा ही लिख लेता हूं, रोलिंग फोर्स, ठीक है, या रोल सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है। ये कितनी होती है, इसका फॉर्मूला आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ये फोर्स आपको समझ आ गई है क्या है, रोलर्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है या जो प्लेट है उसे दबाने की कोशिश कर रही है। इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू रोलिंग प्रेशर, ठीक है, रोलिंग प्रेशर स्मॉल p से डिनोट कर देता हूं इसे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो एरिया जिसपे हमारा जो रोलर है, ये जो रोलर आपको नजर आ रहा है, ये प्लेट को टच कर रहा है, कांटेक्ट में है। बता सकते हो आप कि वो एरिया कितना है, एक्सट्रीमली सिंपल, वो एरिया कितना है, अब तक तो शायद मेजॉरिटी बच्चों ने बता भी दिया होगा, वो एरिया कितना, दैट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ दिस प्लेट मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, ये लेंथ। अगेन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि डायग्राम मैंने इस तरह से बनाया कि आपको ये कर्व नजर आ रहा है, एक्चुअल में इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रोलर का रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की याद है रैक, हम जब मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी ऑफ मशीन्स, गियर जब हम पढ़ रहे थे तो रैक की क्या डेफिनेशन थी, रैक मतलब रैक होता है, ठीक है, गियर्स के अंदर जो हमने रैक पढ़ा था, रैक बेसिकली क्या है, एक बड़ा गियर जिसका रेडियस या डायमीटर है इनफाइनाइट, उसका छोटा सा हिस्सा, दैट इज रैक, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वही चीज है कि यहां पर जब आप रोलर का साइज बहुत बड़ा कर दोगे तो उसका अगर आप एक छोटा सा हिस्सा, छोटी सी आर्क अगर आप लोगे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ऑलमोस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, ये चीज, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गए। तो हमारा रोलिंग फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रोलिंग प्रेशर, वो प्रेशर जो रोलर प्लेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, रोलिंग प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जितने एरिया पे वो प्रेशर लग रहा है, और वो एरिया कितना है, दैट इज इक्वल टू विड्थ, ये जो विड्थ है प्लेट की मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, सो दैट इज इक्वल टू विड्थ इनटू लेंथ, ये चीज PWL। तो क्वेश्चन में क्या है कि या तो आपको रोलिंग फोर्स, रोलिंग लोड या सेपरेटिंग फोर्स आपको दे रखी है और आपको रोलिंग प्रेशर निकालना है, या आपको रोलिंग प्रेशर दिया हुआ है, आपको रोलिंग लोड निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। कई बार क्या होता है, रोलिंग प्रेशर ना देके वो रोलिंग प्रेशर की बजाय आपको क्या देता है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, या फिर आपको यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू बता देता है कि यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ये क्या है, इस पूरी रीजन के अंदर, अब जो यार देखो, अब आप प्लेट को डिफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेसेस क्रिएट हो गए, तो उनकी जो एवरेज वैल्यू, ठीक है, उसकी वो बेसिकली क्या है, दैट इज एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ठीक है। मतलब जो मेरा ये मेटल फॉर्मिंग वाला कोर्स है, मेरी वेबसाइट के ऊपर जो डला हुआ है, ठीक है, आप इसको जब खोल के देखोगे तो उसमें मेटल फॉर्मिंग से पहले एक फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है, फाउंडेशन वाला एक सेक्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो फ्लो स्ट्रेस वगैरह सारा कुछ उसमें डिटेल में दे रखा है, अगर आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल सारे मैं निकलवा दूंगा, ठीक है। तो क्या चीज है, एग्जाम के अंदर क्या है, आपको रोलिंग फोर्स, आपको रोलिंग लोड आपको दे रखा है, रोलिंग प्रेशर की वैल्यू आपको निकालनी है, या फिर रोलिंग प्रेशर की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको रोलिंग लोड आपको निकालना है। क्वेश्चन में प्लेट की विड्थ, प्लेट की चौड़ाई आपको दे रखी होती है, और इस कॉन्टैक्ट लेंथ को तो हमने अभी भी निकाला है, कॉन्टैक्ट लेंथ कितनी है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितने है, स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा, ये तो हमने अभी भी निकाला है। ये रेडियस ऑफ रोलर है, ये रिडक्शन है कि प्लेट की थिकनेस की रिडक्शन कितनी आई है, ये चीज यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा, अब हाँ मैं क्या बता रहा था कि इसकी रोलिंग प्रेशर की वैल्यू वो क्वेश्चन में किस तरह से देते हैं, आपको यील्ड स्ट्रेस बता देते हैं,
मीन फ्लो स्ट्रेस लिख देते कि यार मीन फ्लो स्ट्रेस इतना है। कुल मिला के वो जो वैल्यूज आपको दे रहे हैं मेटल की, वो क्या है, वो यहाँ पर एवरेज फ्लो स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, हमारा रोलिंग प्रेशर, वो क्या है हमारा रोलिंग प्रेशर। तो रोलिंग प्रेशर आप यहाँ पुट करोगे, विड्थ पुट करोगे, लेंथ पुट करोगे आपकी कॉन्टैक्ट की, ठीक है, तो रोलिंग फोर्स आ जाएगी। भाई क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, देख लेना, जो उनसे आज तक आए हैं वो भी देख लेना, और एक्चुअल एग्जाम में जो जाओगे वो भी देख लेना। सबसे पहले पूछा जाता है आर्क एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, या जिसे एंगल ऑफ बाइट भी बोलते हैं। फिर पूछा जाता है कॉन्टैक्ट लेंथ, ये जो स्क्वायर रूट आर डेल्टा है। फिर पूछी जाती है रोलिंग फोर्स, ये रोल सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है, जो हमने निकाली है PWL, या फिर सीधा सीधा ही लिख देता हूं, सीधा सीधा ही सिग्मा स्ट्रेस मीन फ्लो स्ट्रेस इनटू विड्थ ऑफ प्लेट इनटू कॉन्टैक्ट लेंथ। ये अब एक बार फोर्स निकल आई, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, रोलिंग टॉर्क। क्या निकालना होता है, रोलिंग टॉर्क। ये रोलिंग टॉर्क क्या है, व्हाट इज दिस रोलिंग टॉर्क? ये अब देख रहे हो, ये अब यहां पर ये रोलर है, ये रोलर है। अब इसे घुमाने के लिए आपको कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा ना, इसे घुमाने के लिए आपको कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो वो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। टॉर्क रोलिंग टॉर्क, ये क्या होता है, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, ये दो फोर्सेस आपको नजर आ रही है, दो फोर्सेस, एक वो फोर्स जो प्लेट लगा रही है रोलर के ऊपर, ये वाली, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, और ये वो फोर्स है जो ये रोलर लगा रहा है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। दोनों के बीच में गैप है, एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। दिस गैप इज A, इसे मैं क्या लिख रहा हूं, स्मॉल a, ठीक है, इसे मैं क्या लिख रहा हूं, स्मॉल a, ठीक है। तो ये क्या है, रोलिंग टॉर्क कितना है, दैट इज F मल्टीप्लाइड बाय A, F मल्टीप्लाइड बाय A। समझ आ रहा है, ठीक है। तो रोलिंग फोर्स आपको मालूम है, इसे आप इस गैप से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनकी गैप से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका रोलिंग टॉर्क। अगर नहीं समझ आया तो एक सबसे आसान एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। जो सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है इस चीज की कि ये क्या है, ये क्या चीज है, ठीक है, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन कि ये हमारा सरफेस है ये, एंड दिस इज अवर रोलर, ठीक है, ये रोलर है, ये रोलर का है सेंटर, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी कॉन्टैक्ट लेंथ है, ये हमारी कॉन्टैक्ट लेंथ है, ठीक है। तो ये जो रोलर है ये बेसिकली इस प्लेट को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ठीक है। ये रोलर इस प्लेट को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो ये कंप्रेस कर रहा है, इसको दबा रहा है। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने ये सारा कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो इट मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। और मैंने वर्टिकल क्यों ड्रॉ किए हैं, बिकॉज जो है मतलब ये जो लाइन है, ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये जो प्रेशर जो लग रहा है, ठीक है, ये जो प्रेशर, दिस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, चौड़ाई है ना W, ये लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट स्क्वायर रूट आर डेल्टा, अभी भी निकाला था हमने, ठीक है ना। सो दिस प्रेशर इनटू एरिया, दैट्स रोलिंग फोर्स, रोलिंग लोड, ठीक है। तो हम वो क्या मानेंगे कि वो लग कहां पे रहे, हम ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन का आंसर है, हम वो क्या मानेंगे कि वो लग कहां पे रहे, हम वो ये मानेंगे कि वो यहां कहीं बीच में, मिडल में, बीच में, सेंटर में वो लग रहा है, ठीक है। ये पूरी लेंथ कितनी है, L, ये पूरी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L। हम उसे क्या मान के चलते हैं, मान के एज्यूम करके चलते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर कि वो इस लेंथ के बीच में लग रहा है, यहां पर जो टोटल फोर्स है वो यहां पर बीच में लग रही है, टोटल जो रोलिंग फोर्स है वो यहां बीच में लग रही है, ये हम मान के चलते हैं। इतना जोर देके इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब यहां पर जब आप ये एज्यूम करते हो कि जो रोलिंग फोर्स F है वो इसके बीच में, इस लेंथ के बीच में लग रहा है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाती है, L/2। A की वैल्यू कितनी हो जाती है, L/2, ठीक है। तो हालांकि जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कोल्ड फॉर्मिंग होती है, कोल्ड फॉर्मिंग उसके अंदर ये जो वैल्यू है वो 0.3 से 0.4 के करीब टाइम्स L/2 होती है, 0.3 से 0.35, ठीक है।
L/2। और हॉट फॉर्मिंग की केस में ये 0.4 से 0.45 L/2 के करीब में होती है, ठीक है। पर हम न्यूमेरिकल्स के अंदर मतलब क्या लेके चलते हैं, इसे क्या लेके चलते हैं 0.5 टाइम्स L, 0.5 टाइम्स L, ठीक है, तो यानी कि L/2। ये हम A की वैल्यू लेके चलते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली। समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई कहानी सारी ये है कि मतलब अब यहां पर ये फोर्स लग रही है और ये फोर्स की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दैट इज L/2। तो इस रोलर को घुमाने के लिए, इस रोलर को घुमाने के लिए, ठीक है, आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, F मल्टीप्लाइड बाय L/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क जो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मतलब कुछ ना बच्चे बिल्कुल डायग्राम को देख के समझते होंगे, ठीक है, तो मैं उनके लिए थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। भाई जो फोर्स तुमने लगाई है ना, तुमने लगाई है, ठीक है, फोर्स, ये जो यहाँ पे सॉरी तुमने लगाई, जो ड्रॉ की है, वो कौन किस पे लगा रहा है, वो रोलर लगा रहा है, रोलर लगा रहा है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ रोलर का, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें जिस चीज का बना रहे हो उसके अलावा कुछ और ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। तो ये हमने रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब इस रोलर के ऊपर, रोलर के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये प्लेट लगा रही है, ये प्लेट लगा रही है, ठीक है। रोलर के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये प्लेट लगा रही है, और वो कहां लगा रही है, इस पॉइंट पे लगा रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ठीक है। उसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है, उसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है, L/2। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बना के डिटेल में चलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। सो ये फोर्स प्लेट लगा रही है रोलर के ऊपर, फ्री बॉडी डायग्राम रोलर का है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये फोर्स प्लेट लगा रही है रोलर के ऊपर, F वर्टिकल डायरेक्शन में है। सेंटर से दूरी कितनी है, प्रिपेंडिकुलर दूरी बोलते हैं इसको, प्रिपेंडिकुलर दूरी कितनी है, L/2। समझ आ गए, ठीक है। तो ये अगर आपको इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से एक और भी फोर्स लगेगी, ये रोलर जिस बियरिंग के ऊपर माउंटेड है, ठीक है, वो भी नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा F। ये F और ये F एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये F और ये F एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। पर अगर आपको इस रोलर को घुमाना है तो ये आपको जो ये टॉर्क लग रहा है, जो मोमेंट लग रहा है इस फोर्स का, F इंटू L/2, इसे ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, कितना, F इंटू L/2, ठीक है। भाई सारी चीज की ना जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ लोग बारीक टेक्निकलिटीज में जाते हैं, इस बात सिर्फ मैंने उनके लिए बताई है। समझ आ गया। तो एक आम बंदे के लिए जो मेरी तरह है, ठीक है भाई, रोलिंग टॉर्क कितना हो गया, F इंटू L/2। अब तुमने रोलिंग टॉर्क निकाल दिया तो रोलिंग पावर कितनी होगी, रोलिंग पावर, इट्स रियली वेरी सिंपल, ठीक है। टॉर्क है, टॉर्क T मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ये क्या होता है, दिस इज पावर। रोलिंग पावर कितना होगा, दैट विल बी टॉर्क इनटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा पता है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोलर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मालूम है ना कैसे निकलती है, ये ओमेगा किस में होता है, रेडियंस पर सेकंड में, किस में होता है, रेडियंस पर सेकंड में, ठीक है। टॉर्क किस में होगा, न्यूटन मीटर में, थोड़ा ध्यान से करना, न्यूटन मीटर में, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये जब तुम यहां पर L/2 पुट करोगे ना, मैं गलती में बता देता हूं, L जब तुम यहां पे स्क्वायर रूट R डेल्टा पुट करोगे, L की वैल्यू, कॉन्टैक्ट लेंथ जब तुम स्क्वायर रूट R डेल्टा पुट करोगे, ठीक है, तो जो लेंथ निकल के आएगी वो mm में निकल के आएगी। पर इस फॉर्मूले के अंदर फोर्स तो न्यूटन्स में होगा, L/2 जो ये L पुट करना है ना, ये मीटर में पुट करना है। जो बच्चा mm में डालेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर में डालोगे तो टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर में। तो यहां पर न्यूटन मीटर में जब टॉर्क डालोगे, यहां पर रेडियंस पर सेकंड डालोगे, तो यहां पर जो पावर आएगा वो आएगा वॉट में। अब क्वेश्चन में पूछा होगा किलोवाट में, किलोवाट, ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जब न्यूमेरिकल में अभी करवाऊंगा, A to Z सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है। कोर्स में देख लेना, A to Z जितने न्यूमेरिकल्स आज तक आए हैं सारे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे यार मेरे जो स्टूडेंट मेरे वीडियो सॉल्यूशंस देख ले, वीडियो सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस कह रहा हूं, उसके फंडे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं हो। जिसने थ्योरी भी देख ली भाई उसका बेड़ा पार है, ठीक है ना।
अगर कोई सिर्फ न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे देख ले, मैं वादा कर रहा हूँ उसे समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, और जिसने थ्योरी भी देख ली उसे सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, प्रॉमिस है। ठीक है, समझ आ गए यहां तक? क्लियर हो गए मतलब चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती है। ठीक है ना। अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा, वो ये कि हमने पावर निकाली है टी इंटू ओमेगा। ठीक है, ये पावर आपने निकाल लिया। ओमेगा में भी अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो ओमेगा जनरली क्वेश्चन के अंदर रोटेशंस पर मिनट दे रखा होता है, रोटेशंस पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट n। अब एक पूरा रोटेशन एक कितना एंगल का होता है, कितना एंगल, 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, n है रोटेशंस पर मिनट, ये है रेडियंस पर रोटेशन, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ गया, रेडियंस पर मिनट। हमें क्या चाहिए, रेडियंस पर सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, 60, सो इट इज रेडियन पर सेकेंड। ये चीज समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये भी बता दी मैंने, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई n बाय 60 रेडियंस पर सेकेंड। अब यहां पुट करोगे टॉर्क इनटू ओमेगा, ये आ गया हमारा वॉट के अंदर, 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोवाट में आ जाएगा। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो ये कि यहां पर एक रोलर नहीं है, यहां पर 2 रोलर्स है। एक रोलर ये वाला ऊपर है और एक रोलर नीचे है। ठीक है, तो पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग, स्टूडेंट क्या करते हैं, टी ओमेगा, वो गलत है। पावर रिक्वायरमेंट फॉर रोलिंग ये क्या है, 2t ओमेगा, ये चीज, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों, एक टी ओमेगा पावर चाहिए ऊपर के रोलर के लिए, एक टी ओमेगा चाहिए नीचे के रोलर के लिए, तो टोटल पावर रिक्वायरमेंट टू ड्राइव द बोथ रोलर्स इट इज 2t ओमेगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहां तक, समझ आ रही है चीज? ठीक है भाई, मतलब इतना ज्यादा सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मतलब आप देखिए हमने अभी तक क्या ड्राइव किया। सबसे पहले हमने निकाला एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, फिर हमने निकाला आर्क ऑफ कांटेक्ट, फिर हमने निकाली रोल सेपरेटिंग फोर्स। ठीक है, रोल सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है, रोल सेपरेटिंग फोर्स या रोलिंग लोड या रोलिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स, रोलिंग फोर्स वो कितनी थी, दैट वाज सिग्मा, या फिर रोलिंग प्रेशर ले लो, या फिर मीन फ्लो स्ट्रेस ले लो, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट, क्वेश्चन में दे रखा होता है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कांटेक्ट, ये जो हमने ऊपर निकाला स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा। ठीक है, रोलिंग फोर्स निकाल लिया, फिर हमने निकाला रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अब ये रोलिंग टॉर्क ये क्या आता है, दैट इज बेसिकली रोलिंग फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय L बाय 2। ठीक है, FL डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, बेसिकली वो जो एसेंट्रिसिटी थी A, मैंने वो क्या लिया है 0.5 टाइम्स L। मैंने ये माना है कि जो मीन फोर्स है, एवरेज फोर्स, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि वो उस लेंथ के बिल्कुल बीच में लग रही है, हालांकि मतलब थोड़ा इधर उधर लग रही होती है, उसकी वैल्यू जो है वो 0.3 से 0.4 या 0.35 से 0.45 के बीच में होती है। न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसे 0.5 लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला रोलिंग टॉर्क, फिर हमने निकाला रोलिंग पावर। ठीक है, हमने निकाला रोलिंग पावर। ठीक है, रोलिंग पावर कितना था, बेसिकली टॉर्क इनटू ओमेगा, पर ये एक रोल के लिए क्वेश्चन में रोलिंग के लिए पूछा गया। रोलिंग तो तभी होगी ना जब दोनों रोलर्स चलेंगे, तो ये आएगा 2t ओमेगा। ठीक है, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, अगर वॉट्स में आ रहा है आंसर तो 1000 से डिवाइड करके किलोवाट्स में निकाल लेना। ये चीज क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, ओके, तो अब हमने मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, वेलोसिटीज पढ़ ली, बैकवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप हमने पढ़ लिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट, प्रोजेक्टेड लेंथ, आर्क ऑफ कांटेक्ट, रोलिंग फोर्स, सेपरेटिंग स्पेसिफिक रोल प्रेशर, मीन यील्ड स्ट्रेस, टॉर्क और पावर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो भाई अभी मतलब सच्चाई बताऊं तो अभी ना इसके अंदर अभी और भी बहुत कुछ है। मुझे था कि मैं रोलिंग की सारी जो बेसिक थ्योरी है पूरी एक ही लेक्चर में करा दूंगा, अभी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंगल ऑफ अनएडेड एंट्री। ठीक है, कि मतलब कितने साइज की प्लेट अपने आप अंदर जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक आएगा बाद में, उसके आएगा एंगल ऑफ निप,
फिर आएगा मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन, ठीक आएगा, उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन, ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा नंबर ऑफ पासेस, ठीक है, और उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ है अभी रोलिंग के अंदर, ठीक है। आपने रोलिंग का फर्स्ट सेशन देख लिया, आप एक रोलिंग का सेकंड सेशन और देख लेना, उसके बाद फिर हमने जितना भी हमने ये किया है भाई, ये तो सिर्फ मतलब थ्योरी, मतलब फॉर्मूले हमें पता लगेंगे, फिर उसके बाद एक एक वैरायटी हम क्वेश्चंस की करके देखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप ये भाई पूरा एक बार आप देख लो, आपके पूरे मेटल फॉर्मिंग की पूरी 100% गारंटी मेरी है, मैं निकलवा के दूंगा, आपको कोई प्रायर नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। आपके जो मेटल फॉर्मिंग का क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में, किसी और एग्जाम में, वो 100% निकलेगा ही, मेरा आपसे बात है, ठीक है। तो पहले ना मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, जम गया है सारा, साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। आपसे मिलूंगा अगले सेशन के अंदर सिर्फ 5 मिनट बाद, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।